अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुशकुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपको क्लासेस कंटिन्यू दी जा रही है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी और उसको पढ़ के आप काफ़ी सुकून हासिल कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में एक अच्छा बूस्ट आपको दे रही होगी। दोस्तों, टॉपिक आप पीछे देख चुके हैं कि आज हम वलीद अकनी की एक गजल है, शराबे शौक से सरशार हैं हम। इस वीडियो को मैं चाहूं तो अभी 15 मिनट में पूरा खत्म कर सकता हूं, 20 मिनट में पूरा खत्म कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मेरा तरीका रहा है हर चीज को डिटेल में बयान करना, तो हो सकता है वीडियो उसके लिए आधे घंटे का हो जाए। लेकिन आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कुछ ऐसी बात है जो आपके लिए जानना बहुत नहीं बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ यही वजह है कि इस क्लास को भी ऐप में नहीं बल्कि यूट्यूब पे आपके लिए स्पेशल डाला गया है, ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपके जहन में बहुत बड़ी बड़ी क्वेरी है, आज आपको सारी क्वेरी मैं क्या करने वाला हूँ, दूर करने वाला हूँ। आपको आधा घंटा लगेगा पूरा सब बात को पहले समझने में कि हम गजल क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इससे आने वाला है, क्यों आने वाला है। पहले वो सब बातें जानेंगे, उसके बाद हम क्या चलेंगे टॉपिक की जाने। चलिए दोस्तों, मैं आज पहले टॉपिक को मैं करता हूं यहीं पे खत्म। पहले मैं चलता हूं कुछ स्पेशल बातों को लेकर जो बातें आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हम वन वन बाय वन एक एक करके टॉपिक में सारी बातों पर आएंगे और ये जानेंगे कि हम गजल क्यों पढ़ रहे हैं। आज वाली गजल पढ़ने का रीजन क्या है, क्या जरूरत है और कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, एक एक बात सब क्लियर करेंगे। बड़ी तसल्ली से, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठिए। आपको सभी बातें जानना जरूरी है, इसीलिए सब बातें बताना आपको मुझे लगता है कि जरूरी है, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं एक एक करके, मैं सारी पीडीएफ मैंने खोल खोल दी है एडवांस में। मैं आपसे एक एक करके एक ही टॉपिक पे बात करूंगा दोस्तों। पहली बात करूंगा मैं दोस्तों आपके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो है क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? चेंज हो गया है। अब आप कहेंगे सर चेंज बहुत ज्यादा हुआ है। नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा बोर्ड ने बदलाव किया है। तो पहली चीज, उस छोटे बदलाव को जानेंगे। वो छोटा बदलाव क्या था? हम जब ऊपर आते हैं, आपका सिलेबस 4 भागों में डिवाइड है, 4 भागों में बांटा गया है। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और आईसीटी लेवल। ठीक है, पैडागोजी लेवल जिसको कहते हैं। तो ऊपर की सब चीज सेम ही है। लेवल 1 लेवल 2 यानी जिसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, ग्रेजुएशन में और सेकेंडरी में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन जब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाला टॉपिक पे, तो यहां पर सिर्फ थोड़ा सा बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव भी नहीं हुआ इसमें। सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में चेंज हुआ यहीं पर। ये ग्रेजुएशन का चैप्टर है और मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपके लिए। तो क्या चेंज हुआ है? पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, इकबाल और जोश, ये नाम पहले भी थे। ये नाम पहले भी थे। और नीचे ये लिखा था कि शह पारे पब्लिश बाय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1981। इसी से आपको पढ़ना है। अब इसे क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, वो आप अपने सर पे देखते रहिए। तो मैंने जब शहर पारे से के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया था, तो मैंने इनकी जितनी भी नज़में गजलें सारी थी, मैंने सारी की सारी पढ़ा दी थी। लेकिन बाद में बोर्ड ने आपके लिए थोड़ी सुविधा कर दी कि नहीं, आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की सिर्फ एक नज्म पढ़नी, आवाज है कौम। इकबाल की पढ़नी है नया शिवाला। और जोश की पढ़नी है अलबेली सुबह। क्लियर? अब यहां पर आपके लिए दिक्कत और नई चीज क्या आती है? इसका मतलब यह है कि आपको 3 नज्में और ऐड कर दी गई है, बाकी सब चीज वही है। लेकिन चूंकि मैं आपको यह बता चुका हूं कि मैं पहले ही सब चीजें पढ़ा चुका था, तो इसका मतलब अलबेली सुबह के साथ जोश की 3 नज्में और भी थी। ठीक है, जोश की 3 नज्में और थी। शिकत से जिंदा का ख्वाब थी, अलबेली सुबह थी और एक नज्म किसान थी शायद। तो मैंने वो तीनों की तीनों पढ़ा दी। तो ये बात आपको क्लियर है कि अलबेली सुबह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। अब बची ये 2 नज्में, आवाज आए कौम और नया शिवाला। इनका क्या होगा? तो दोस्तों ये नज्म आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन अब कंटेंट के लिए क्या होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका कंटेंट कुछ अच्छा डिजाइन किया जाए। मैं आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, विथ तशरी, विथ इनकी सब कुछ वीडियो आपको ऐप में मिल जाएगा। बाकी इसका कंटेंट जो बनाऊंगा मैं पहले टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप आराम से मार्केट से 10-20 रुपए लगाकर प्रिंट निकलवा कर आराम से उसमें ऐड कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए है, ये सिर्फ कोर्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। ठीक है, बाकी चीजें कोर्स में है, ये 2 नज्म आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अब मैं आता हूं थोड़ा सा टॉपिक को लेकर नीचे।
अब आते हैं दोस्तों हम पेडागोजी लेवल वाले लेवल पे, है ना। आईसीटी वाला लेवल जो था, इसमें भी कुछ कुछ चेंज है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल पहले भी था, बस फर्क यहाँ पे ये किया है, इन लोगों ने एक वर्ड ऐड किया है क्लासरूम। क्या ऐड कर दिया? क्लासरूम। तो थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। उसके बाद टीचिंग मॉडल पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है, बस फर्क क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल पहले भी था, अभी भी है। और अब चेंज कर दिया उन्होंने, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, नॉन डायरेक्टिव मॉडल, सोशल इंटरेक्शन, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये भी पहले था, ये भी पहले था। ये 2 चेंज हो गए हैं, 2 पहले वाले ही हैं। इसका मतलब जो 2 हैं आपको 2 नए तरीके से पढ़ने हैं। फिर आता है तीसरा टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये पहले भी था, हमें कुछ नहीं चेंज नहीं करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग पहले भी था, कुछ नहीं बदलना है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी ऑलमोस्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर डिजिटल लर्निंग के बजाय क्या लिखा था पहले, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या लिखा था? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो चीज अब यहाँ से हटा दी गई है, उसकी जगह ये टॉपिक नया डाल दिया है। तो मान के चलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना है। ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम, ये आपको नया पढ़ना है। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ये भी टॉपिक दोस्तों आपको नया पढ़ना है। तो देखा जाए तो आपके पास आधा टॉपिक तो गया ये, आधा टॉपिक होगा ये, क्योंकि आधा मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, कम्युनिकेशन स्किल को डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आपको सिर्फ क्लासरूम वाले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है कि क्लासरूम में वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम के तहत संप्रेषण की क्या क्या योग्यताएं रहती है, क्या उपयोगिताएं रहती है, सब चीजें हमें डिटेल में थोड़ी पढ़नी है। तो आधा टॉपिक हो गया ये वाला, आधा टॉपिक होगा ये वाला, और बाकी सब चीज सेम है, बाकी 3 टॉपिक रहे वाले। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 4 टॉपिक, मैंने टोटल 9 क्लासेस की ली थी, अब 4 क्लास की और ऐड हो जाएंगी। तो कोशिश करेंगे उन क्लास को भी हम ऐप में डलवा देंगे, और इसका कंटेंट कैसा रहेगा हम कोशिश करेंगे प्रिंट के अंदर देकर या टेलीग्राम पर देकर। अगर पॉसिबल नहीं हुआ, इसके लिए गारंटी नहीं लूंगा मैं टेलीग्राम पर देने के लिए, क्योंकि ये मैं ऐप में डाल दूंगा, और अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपने कोर्स ले रखा है, तो आप वहां से पीडीएफ देकर हाथ से लिख सकते हैं। बहरहाल, तो दोस्तों आज मैं गजल पढ़ाते पढ़ाते ये सिलेबस दिखाने की वजह क्या रही है, मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों मैं सिलेबस पे लेकर आया हूँ। आइए वापस शुरू में आता हूँ दोस्तों, सिलेबस में आता हूँ वापस। तो पहली बात तो ये जो आपका सिलेबस पूरा इंग्लिश में था, मैंने इसको पूरा उर्दू में कर दिया है, टेलीग्राम पे डाल दिया है, चैनल पे डाल दिया है, आपको पहुंचा दिया है। तो इसी पूरे सिलेबस को मैं यहाँ से छोड़कर मैं अपने वाले सिलेबस पाता हूँ, जिसको हमने क्या करा है, उर्दू में बनाया है। ये सिलेबस आपको मिल गया दोस्तों, नहीं मिला तो टेलीग्राम पे चैनल पे जाइएगा, वहां पर उर्दू में पूरा ट्रांसलेट कर रखा है। आप आराम से वहां पर इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चीज वही है, बस मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। मैं सारी चीजों को नहीं देखकर मैं वापस सिर्फ सेकेंडरी से बात करता हूं कि क्या चीज आपको जानना जरूरी है, और आज गजल पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक हम बीच में क्यों लेकर आए हैं, और क्या रीजन है इस ऐप में, इस चैनल पर क्या चीज है जो बिल्कुल थोड़ी नई है, यूनिक है, और उसे हटकर है, क्या चीज है, वो सब बातें आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सेकेंडरी वाला सेक्शन की जब आप बात करोगे, सेकेंडरी लेवल की जब आप बात करोगे ना, तो सेकेंडरी लेवल पे आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं। ड्रामा दिया गया है, यहूदी की लड़की, आगा अशर काश्मीरी। तो इसका मतलब ये है कि आगा अशर काश्मीरी से सवाल आएगा, उनके सवाना हयात से सवाल आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में उनके एक टॉपिक का नाम दे रखा है यहूदी की लड़की, उससे भी सवाल आएगा। फिर अफसाने का नाम दे रखा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर से सवाल आएगा, और उनका जो अफसाना है फोटो, उससे भी सवाल आएगा। यही बात है, और ऐसे सवाल आए हैं आपके, मैं पेपर में भी लेकर चलता हूँ आपको वापस। तो ऐसे ही सवाल आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कंफ्यूजन क्या थी, बिल्कुल सीधी सीधी बात थी। जब आप हिस्सा नज्म देखेंगे, बिल्कुल सीधे तरीके से हिस्सा नज्म देखेंगे, तो यहाँ लिखा है गजलियात। अब ये गजलियात लिखा है सेकेंडरी में। आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, कंपटीशन में फाइट करने के बाद जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको पढ़ाना क्या दोस्तों, आपको पढ़ाना है 11th और 12th क्लास को, यही तो काम करवाएंगे। आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनाया गया है, आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर उर्दू का बनाया गया, तो आपका काम 11th और 12th की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब ये तो नहीं कह सकता 11th 12th की पूरी किताब एक साथ सिलेबस में डाल दी जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश किया कि सिस्टमैटिक वे में उन चीजों को क्या किया है, छांट कर आपको दिया गया है। कुछ चीजें एमए की, कुछ बीए की, एडिशनल चीजें बैठ की गई आपके सिलेबस में। तो आपका सिलेबस बिल्कुल सरल तरीके से बनाया गया है। अगर कोई बहुत स्मार्ट बच्चा हो, कोई स्मार्ट स्टूडेंट हो, स्मार्ट कैंडिडेट हो, तो वो समझ सकता है कि हाँ, कि हमारा सिलेबस बिल्कुल डीप में नहीं जाकर अगर ढंग से भी समझे तो हमारा सिलेबस बहुत ढंग से बना है। तो मैं हिस्सा नज्म पे जब आता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा है गजलियात, सिर्फ नाम लिखे हैं, वलीद अकनी, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मोइन हसन जज्बी, नासिर काजमी और जानिसार अख्तर। इसका मतलब 6 शायरों के आपको नाम दिए गए हैं। तो आप यही सोचोगे सर नाम दिए हैं तो वलीद अकनी से सवाल आएगा। नहीं दोस्तों, वलीद अकनी सवाल आएगा, क्योंकि आपको पता है गजल का कोई नाम नहीं होता, गजल का कोई टॉपिक, कोई इनवार नहीं होता। गजल तो बस मुकम्मल होती है, उसका हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है।
तो इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ टॉपिक का नाम दे दिया है। अब आपको जब वली दखनी दिया जाएगा, इसका मतलब वली दखनी की गजल भी आएगी, आगे लिखा ना गजलियात, कहां से आएगी, 11th-12th से आएगी। तो आपको ढूंढना है कि भाई 12th में वली दखनी गजल है, नहीं है तो मत पढ़ो। आपको ढूंढना है मीर तकी मीर की गजल 12th में है तो मत पढ़ो, लेकिन 11th में है तो आपको क्या करना है, आपका सिलेबस को सीधा सीधा लिया है। वली दकनी, मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर, इन लोगों ने क्या करा, 3 जो शायर हैं वो तो लिए हैं 11th क्लास से, और मोइन हसन जज्बी, नासिर काजमी, जानिसार अख्तर, ये 3 लिए हैं 12th क्लास से। बड़ा सीधा सीधा लिया ना, कंफ्यूजन नहीं किया, बिल्कुल आपके लिए भी छांट के दिया है। मैं किताब भी दिखाता हूं आपको, पेपर भी दिखाऊंगा आपको, सवाल भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो। इन्होंने इस तरह से क्या किया, आपका गजलियात में 3 शायर शुरू के लिए हैं 11th से, फिर बाकी लिए 12th की। मैं और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा और नीचे आता हूं। फिर इन लोगों ने कहा कि थोड़ा और आगे बढ़ो, सिलेबस को आगे ढंग से पढ़ो। इन्होंने कहा मंजूमात भी आएगी, नज़में भी आएगी। किसकी आएगी, नजीर अकबर आबादी की आएगी, इस्माइल मेरठी की आएगी, अकबर इलाहाबादी की आएगी, मखदूम मोइनुद्दीन और नून मीम राशिद। तो सिर्फ नून मीम राशिद ऐसे जनाब हैं जो सिर्फ किस में है, 12th में है। लेकिन मखदूम मोइनुद्दीन, अकबर इलाहाबादी और इस्माइल मेरठी, नजीर, ये सारे कहां से लिए इन्होंने, 11th क्लास से लिए हैं। क्यों लिए हैं उसका कारण बताएंगे आपको। फिर मर्सी वाला टॉपिक ये 11th में है। उसके बाद एक टॉपिक आपको रुबाइयात, क्या है, रुबाइयात है। ये रुबाइयात में जगत मोहन लाल रवा, अमजद हैदराबादी, इनकी रुबाइयात भी आएगी। ऐसा नहीं कि जगत मोहन लाल से जगत मोहन लाल का सवाल भी आ जाएगा, नहीं, इनकी रुबाई से भी सवाल आएगा, क्योंकि दिखा गया, मेंशन किया गया है। एग्जाम में एकदम जाकर मत बोलो सर कहां से आ गया, हमें तो पता ही नहीं है। नहीं पता तो आपको बताने के लिए ही आए, ताकि सब चीजें आपकी क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो जाए, ये जो टॉपिक है दोनों 11th क्लास से लिए गए हैं। गीत जो टॉपिक है, अख्तर शिरानी, मीरा जी, सलाम असली शेरी, एहसान दानिश, ये सारे कहां से, ये 11th से हैं। इसका मतलब सबके बारे में पढ़ना है, इसका मतलब इनके सबके बारे में पढ़ना है। अब मैं इसके नीचे आऊंगा नहीं, तो इसके नीचे टॉपिक जो है दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का है, और ग्रेजुएशन में हर एक टॉपिक का नाम आपको दिया गया है। सिर्फ जो परेशानी जो थी आपके लिए वो क्या थी, जब ग्रेजुएशन में आएंगे लिखा है गजलियात, गजलियात में शेख इमाम बख्श नासिक, आतिश, गालिब, मोमिन, अजीज लखनवी, और कहां से, मशमुला शहपारा से इनकी गजलें पढ़नी है। इनकी जिंदगी से भी सवाल आएंगे, इनकी गजल से भी सवाल आएंगे। गजल कौन सी वाली, जो शहपारा में दे रखी है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं मंजूमात। मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि इकबाल, जोश और चकबस, इन तीनों की नज्म आएगी। कौन सी आएगी, ये आवाज़ कौम, नया शिवाला अलबिल सुबह। उसके बाद कसीदा मरसिया, ये भी कहां से, ये भी शहपारा में दोनों मेंशन है। तो इनकी जिंदगी से भी सवाल आएंगे, और इनकी कसीदा और मरसी सवाल आएंगे। इंशाल्लाह आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। यहां तक आपके टॉपिक क्लियर। अब मैं आता हूं, अब मैं सिलेबस को भी क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। अब मैं दोस्तों एक एक करके किताब पर आता हूं, या किताब पर आने से पहले एक बार मैं पेपर पर आता हूं। देखो आखिर में क्यों इतनी लंबी चौड़ी रामायण में गा रहा हूं आपके सामने, इसका भी कुछ कारण है दोस्तों। ये आपको फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी आया था 30 जून वाला, जो मैंने आंसर की डाली थी आपको। और मैं जब शुरुआत करता हूं दोस्तों ढंग से किसी बात को समझाने की, तो मेरी आदत है थोड़ा चीज डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जाने की, ताकि बात आप आराम से समझ सको, तसल्ली समझ सको। जब हम सवाल को पढ़ते हैं दोस्तों, पहले ही सवाल से अगर मैं टॉपिक शुरू करता हूं, तो शुरुआत के लगभग 28 से 30 सवाल तक क्या करा है, सेकेंडरी का पोर्शन इसमें लिया गया है। अब सेकेंडरी का पोर्शन क्या है, पहला सवाल छोड़ दीजिए, कसीदे से लिया गया है, कसीदे के है से लिया गया है। दूसरा मर्सी से लिया गया है। तीसरा सवाल भी मर्सी से है। चौथा सवाल गजल से है। फिर पांचवा सवाल किससे है, नॉवेल से है। छठा सवाल तख्लीकी अफसाने से है। सातवां सवाल अफसाने से है। आठवां सवाल नॉवेल से है। उसके बाद 9वां सवाल हम किस पे आते हैं, 9 सवाल पे आते हैं। एक सवाल आया है, दो रंगी सू तेरी है सर्वे राना, कभी कभू राजी कभी कभू बेजार है हम। कभी कभी निकलता है, क्योंकि कभी वर्ड ही कभी बोलते हैं हम, कभू तो मतरूक लफ्ज है। तो दो रंगी सू तेरी है सर्वे राना, कभी कभू राजी कभू बेजार है हम। किसका शेर है दोस्तों, नाम दे रखा है वली दखनी का। अब आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, रियायत लफ्जी, तजाद, इहाम और इश्तिकाक। अगर ढंग से देखा जाए तो बहुत सिंपल सा इसका अर्थ ये निकलता था कि कभी राजी और कभी बेजार। बेजार का मतलब होता है ना खुश होना, बेजार का मतलब होता है ना खुश होना, और राजी का मतलब होता है खुश हो जाना। राजी का मतलब खुश हो जाना। तो अगर दोनों एक दूसरे की जिद है, तो हम सीधे सीधे बता सकते थे कि यहाँ पर तजाद है। क्या है, तजाद है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करेंगे 11th क्लास के जिस चैप्टर से, 11th क्लास में जहां से लिया गया है टॉपिक में, चैप्टर के बाद नोट लगाकर अलग से मेंशन किया गया है कि इसमें रियायत लफ्जी है, मेंशन किया गया है कि रियायत लफ्जी है। तो जब मेंशन की गई चीज, तो दोस्तों हमें उसी को हाईलाइट मानना पड़ेगा। और मैंने उसी चीज का आंसर आपको बताया था, लिखा रखा है मैंने, अंडरलाइन वाला है वो आंसर है, मैंने मेंशन कर रखा है।
क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सवाल तो आपका आया वली दखनी के बारे में। फिर वली दखनी के गजल से सवाल क्यों आ गया? क्योंकि दोस्तों सेकेंडरी की गजलें भी आपको पढ़नी है। उसके बाद दूसरा सवाल पा जाओ, मैं सारी चीजों को लेकर आता हूँ दोस्तों, कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा आपको। दूसरा सवाल 9 के बाद 10 सवाल है, तुक मीर जिगर सोख ताकि जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे शहरी का। ये कौन सा है? मीर का सवाल है। अब आप कहेंगे सर मीर ही तो आया था सिलेबस में, मीर की गजल कहां से आ गई? तो मीर की गजल कहां से आई है? गजल आई है आपकी 11th क्लास की गजल से। ये मैं पढ़ाऊंगा एक एक गजल, सारी पढ़ाऊंगा आपको एक एक करके सारी। मैं सिर्फ आपको मेंशन करता जाऊंगा सवाल कैसे आए हैं। फिर 11th सवाल देखो, इन दिनों कुछ अजब है हाल मेरा हाल, देखता कुछ हूं ध्यान में कुछ है। ये किसका है? मीर दर्द का है। फिर एक सवाल वापस किससे आ गया? खाके से आ गया। फिर एक सवाल वापस नासिर काजमी से आ गया, इनकी जिंदगी से आ गया। फिर एक सवाल, एक आदमी है जिनके ये कुछ जर्क बर्क हैं, रुपये के इनके पांव हैं सोने के फर्क हैं। ये किसकी है? नजीर अकबर आबादी की आदमीनामा। अब आप कहेंगे आदमीनामा तो हमारे सिलेबस में ही नहीं। सिलेबस में नहीं है दोस्तों, लेकिन नाम तो आपको दे रखा ना आदमीनामा। जब आदमीनामा आपको नाम दे रखा है, इसका मतलब आदमीनामा से सवाल भी आएंगे। नाम आपको सिर्फ नजीर अकबर आबादी पे अटक के नहीं रहना है, नजीर अकबर आबादी की नज़में भी पढ़नी है, डिटेल में समझनी है। बहुत लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है, 11th 12th क्लास के टॉपिक है, बच्चों वाले टॉपिक है। ढंग से समझोगे तो एक एक बार में क्लियर हो जाएंगे। बहुत भारी टॉपिक नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों 20-30 सवाल का मैटर है। मैं समझता हूँ 30 सवाल कम से कम सेकेंडरी से पूछे गए हैं, तो आपको टॉपिक को ढंग से पढ़ना है। आपके लिए एक सवाल कीमती होता है। मैं समझता हूँ 15-20 सवाल सीधे सीधे से पूछे गए हैं। हो सकता है इस बार यहाँ पे मीर का सवाल ले लिया, हो सकता है अगली बार दर्द का सवाल डाल दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर नजीर अकबर आबादी का सवाल दिया है, हो सकता है अगली बार अकबर आबादी का टॉपिक डाल दिया जाए। तो हम अपनी तैयारी को कमजोर क्यों रखें? हम तो पुख्ता और पूरा रखेंगे, हम कहीं भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद और सवाल देखिए, पुरशिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्ब जिगर भी होगी। मोइन हसन जज्बी की एक गजल है, जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। क्लास 12th में है, कौन सी के? क्लास 12th में है, वहां से सवाल ले लिया। यानी कि आप देखो हर जगह से गजल से, गजल की जगह नज्म से भी सवाल है। एक नज्म का भी सवाल है। हाँ, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। मंदरजा वाला शेर किस हिस्सा नज्म से है? कौन सी नज्म है? यह है जिंदगी से डरते हो, नून मीम राशिद की नज्म है, जो कि 12th क्लास से है। मतलब घुमा फिराकर, मैं आपको पूरा पेपर समझाने के फिराक में नहीं हूं, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। कहने का सेंस ये दोस्तों, शुरुआत के जो सवाल है लगभग 30 तक जो सवाल हैं पूरे सेकेंडरी से लिए गए हैं, और सारे के सारे नज्म से गजल से इनसे लिए गए हैं। तो हमें सिर्फ इक्तिफा नहीं करना है, हमें चीजों को सिर्फ रोक के नहीं रखना है कि नहीं हमने सिलेबस में जगत मोहन लाल रवा का सवाल है तो हम वही पढ़ेंगे। नहीं, जगत मोहन लाल रवा की आपको रुबाई भी पढ़नी है, और मैंने आपको पढ़ा दी है। यहां तक की बात क्लियर है दोस्तों। अब आता हूं मैं एक स्टेप और आगे, इस लास्ट बात को फिर मैं करता हूं टॉपिक को स्टार्ट। तो पहले दोस्तों मैंने आपको अंग्रेजी में सिलेबस बता दिया कि ये आपका सिलेबस था, इसमें सिर्फ नाम थे लेकिन आपको पढ़ना था। फिर मैंने आपको बताया उर्दू में सिलेबस ये है, और हम सिर्फ बारी बारी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका सिलेबस सेट किया गया है। सिलेबस सेटिंग भी बहुत इजीली है, और हमें उसी इजी वे में ही इसको क्या करना है, याद करना है। कि शुरुआत में गजलियात, वली दकनी, मीर तकमीर, ख्वाजा मीर दर्द को लिया है, तो क्यों लिया है? इसका लेने का कारण ये है, अगर हम आते हैं क्लास 11 की किताब में, गुलिस्तान अदब, क्लास 11 में किताब चलती कौन सी है? गुलिस्तान अदब में जब आप आगे बढ़ेंगे, इसे बोलते हैं दोस्तों सिलेबस। क्या बोलते हैं? सिलेबस। हालांकि उन्होंने सिलेबस घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से तो सारा एडजस्ट कर दिया है। जो चीज अगर सेकेंडरी में नहीं डाली है तो उसको ग्रेजुएशन में डाल दिया, ग्रेजुएशन में नहीं डाला है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में डाल दिया। लेकिन सिलेबस कहीं ना कहीं आपका 11th 12th से बहुत सारा मर्ज किया गया है। जैसे कि देखो उसका जब 11th क्लास का पहले चैप्टर देखो क्या है, मीर अमन की सरगुज़िश्त आजाद बख्श बादशाह की, आपको पूरा टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन बागोबार के नाम से दे रखा पूरा ही, उसमें टॉपिक भी शामिल हो जाता है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तंज में जाता है, खाका आता है, खाके में शायद अहमद दलवी का चैप्टर आपको दे रखा है। फिर अफसाना आता है, मजमून आता है, कहावत आता है, और जब गजल की शुरुआत होती है, हिस्सा नज्म। सिलेबस भी आपका हिस्सा नज्म है ना। अब देखो गजल में इन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा लिया है, पहला नाम वली दखनी, दूसरा नाम ख्वाजा मीर दर्द, और तीसरा नाम क्या लिया है? मीर तकी मीर, ऐसे ही लिया है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहले पहले क्या करना है, वली दखनी की सवानहत पढ़नी है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इस वली दखनी की दो गजलें हैं, शराब शौक से सरशार है हम, किया मुझे इश्क ने जालिम को आप आहिस्ता आहिस्ता, दोनों गजल पढ़नी है। फिर ख्वाजा मीर दर्द मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
आरज़ू समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, है गलत गर गुमान में कुछ है। दो अलग अलग ये गजल का पहला पहला मिसरा है जो आपको दिया गया है, ये दोनों गजलें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, रफ्तगां में जहां के हम भी हैं। ये तीनों पढ़ेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, हैदर अली आतिश चाहते तो सेकेंडरी में मेंशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। क्या करा, यहाँ पे छोड़ दिया हैदर अली आतिश को। उसके बाद गालिब को क्या करा इन्होंने, ग्रेजुएशन में डाल दिया। ग्रेजुएशन में डाल दिया, वहां पर हम सारी चीजें इनके बारे में पढ़ चुके हैं, गजल भी पढ़ चुके हैं। फिर और नीचे आते हैं, मर्सिया टॉपिक में मीर बब्बर अली यानी इसका मर्सिया दे रखा है। और नीचे आते हैं, नज्म टॉपिक पे लिखा अकबर इलाहाबादी, आपके सिलेबस में मेंशन है अकबर इलाहाबादी, तो अकबर इलाहाबादी की नज्म है मुस्तकबिल, हमें ये भी पढ़नी है। हम और नीचे आएंगे, और डॉक्टर इकबाल का नाम सेकेंडरी में नहीं है, किसमें है, ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन वाली नज्म पढ़ेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। जोश मलियाबादी नहीं है, मखदूम मोइनुद्दीन है, तो मखदूम मोइनुद्दीन की हमें चांद तारों का बन नज्म भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनका नाम सेकेंडरी में मेंशन है। फिर आते हैं रुबाई का टॉपिक है, जगत मोहनलाल रमा और अमजद हैदराबादी, इनकी तीन तीन रुबाइयां हैं, और मैं तीनों तीनों आपको पहले वाले टॉपिक में इनकी समानार्थ के साथ ही पढ़ा चुका हूं, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है। तो मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो गजल कहां से शुरू हो रही है, क्योंकि हम वली दखनी की समानार्थ पहले पढ़ चुके हैं, वली दखनी की समानार्थ पढ़ चुके हैं। अब हम इनके एक एक गजल पढ़ेंगे, शराब शौक से सरशार के हम, वही हमारा क्या है दोस्तों, पहला टॉपिक है जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर। अब आते हैं दोस्तों क्लास 12 पर, नहीं क्लास 11 की दूसरी किताब खयाबान उर्दू। क्लास 11 में, क्लास 12 में दो दो किताबें चलती उर्दू की, अगर आपने पढ़ाई है काफी सारे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में, तो खयाबान उर्दू किताब चलती है, उसमें भी आपको काफी चीजें मिलेंगी। एक बार मेरा काम है आपको सिलेबस ढंग से समझा देना, ताकि आपको कोई कमी ना रहे समझने समझाने में, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत सारी परेशानियां इससे आने वाली है कि सर ये चीज कहां से आ गई, वो चीज कहां से आ गई, ये सनद तो थी नहीं, वो चीज तो थी नहीं। दोस्तों जो चीज नहीं है वो नहीं दी जाती है, जो दी जाती है वो तो आपको आएगी। अब मैं आता हूं वापस सिलेबस पे, अपने सिलेबस था ये वाला, तो ये वली दखनी मीर तकी मेरे ख्वाजा मीर दर्द, यही सीक्वेंस था, इसी तरह से आपको 11 क्लास में दे रखी है, बाकी 3 12th क्लास में आएगी। अब मैं आता हूँ नज्म में, नजीर अकबर आबादी, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की नज्म 11th की पहली किताब में थी, नजीर और इस्माइल मेरठी, मखदूम मोइनुद्दीन उसमें आ चुके हैं। अब हम आते हैं 11th की इस दूसरी किताब पर, नजीर अकबर आबादी की आदमी नामा और रोटियां, हमें दोनों ही पढ़नी है, आदमी नामा रोटियां दोनों पढ़नी है। इस्माइल मेरठी की आबेजुलाल, ये भी पढ़नी है। सुरूर जान आबादी है ही नहीं, अली सरदार जाफरी है ही नहीं, अख्तर रहमान है ही नहीं, तो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे, जो है तो पढ़ेंगे। फिर आता है गीत वाला टॉपिक, गीत में अख्तर शिरानी है और आपको मेंशन किया गया है, तो रोग का राग इनका ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर नाम दे रखा आपको मीरा जी का, मीरा जी के 3 गीत हैं, एक बस्ती जानी पहचानी सी, जीवन एक मदारी प्यारे, यूं ही जोत जलेगी मुरक, तनहा सबसे दूर अकेली, और मैं आपको चारों ही गीत पढ़ाऊंगा, जो कि सिलेबस में मेंशन है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, और सवाल इनसे आए भी हैं, यूं ही जोत जलेगी मुरक से सवाल आया भी है। एहसान दानिश, प्रीत है मन का रोग, ये भी पढ़ना है। सलाम मछली शहरी का गीतों के हरवा गूंदूंगी, ये भी पढ़ना है। और इसके बाद नीचे कुछ नहीं, एंड हो गया आपका। और ये सारी चीजें कहाँ है दोस्तों, ये देखो, ये रुबाइयात में जगत मोहन लाल रमा, अमजद, गीत में अख्तर शिरानी, मीरा जी, सलाम मछली शहरी, एहसान दानिश, सबके नाम है, तो दोस्तों में सभी ही पढ़ेंगे हम, कोई चीज बाकी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह, सभी चीज डिटेल में पढ़ाने का मेरा काम है। और ये सभी चीजें जो आपको बुक में नहीं मिली है, नोट्स में नहीं मिली है, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में सभी चीज ऐप में डाल दूंगा, आप आराम से वहां से देख कर पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियो देखोगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं चलता हूं दोस्तों क्लास 12 की खयाबान उर्दू पर। ये क्लास 12 की किताब है खयाबान उर्दू, इसको ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा सा। मान के चलता हूं आपके लिए थोड़ा टॉपिक अजीब लग रहा होगा आपको इस शुरुआत का, लेकिन जब तक हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला जो चरण होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो यही होता है कि उसके सिलेबस को क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए, सिलेबस का, उसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया जाए। क्योंकि जब तक हम पाठ्यक्रम को ही नहीं समझेंगे कि हमें क्या दे रखा है, तब तक उसका आगे पढ़ना, उसके बारे में जानना, उसको समझना सबसे मुश्किल काम हमारे लिए हो सकता है। तो ये है दोस्तों गुलिस्तान अदब क्लास 12 की। इसमें जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो तनकीदी मजमून में एहतशाम हुसैन खोजी आपको दे रखा है,
मुख्तसर अफसाने में बलवंत सिंह का लम्हे, फोटोग्राफर, बेजुका, ये सब आपको दे रखे हैं। इसका मतलब मजमून वाला नसर वाला सारा किस्सा आपको सारा समझा रखा है। अब हम गजल पे आते हैं तो गजल में अल्ताफ हुसैन अली है ही नहीं, आरजू लखनवी है ही नहीं। अब आपको जो मैंने बताया था सिलेबस, देखो वापस मैंने आपको बताया था कि जो 3 शेर शायर जो हैं 11th के हैं, वली, मीर और दर्द, ये तीनों 11th के हैं। तो जज्बी, नासिर और अख्तर, ये तीनों कहाँ से लिए इन्होंने? 12th से लिए हैं, और बिल्कुल सीक्वेंस में लिए हैं। पहले कौन है? मोइन हसन जज्बी की एक गजल है, जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। जानिसार अख्तर की है, जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। और नासिर काजमी की है, ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे। सीक्वेंस से तीनों को एक साथ लिया है, तीनों के साथ लिया है। फर्क बस इतना सा है जो आपको याद रखने की बात है दोस्तों, कि फर्क क्या है? 11th क्लास में जो नज़में दी गई है, 11th क्लास में जो गजल दी गई है वली की, दर्द की और मीर की, वहां पर दोस्तों 11th क्लास में कितनी गजलें हैं? दो दो गजलें। कितनी गजलें हैं? दो दो गजलें हैं। जबकि आप 12th क्लास में जब आते हैं तो 12th क्लास में आपको सबकी एक एक गजल ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? एक एक ही मिलेगी। तो 3 शायरियां हैं तो 3 दूनी 6, 3 शायरियां हैं तो 3 त्रिका 9, और 3 और 6 मिला के कितनी? टोटल आपको 9 गजल पढ़नी है एक्स्ट्रा में, सेकेंडरी वाले टॉपिक में। इंशाल्लाह आपको सारी पढ़ा दी जाएगी। अब मैं इसी 12th में आता हूं तो 12th में एक नाम और है, नून मीम राशिद, नज्म निगार में। जिंदगी से डरते हो उनकी नज्म हम पढ़ेंगे, बाकी नाम सारे है ही नहीं सिलेबस में, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। यहां तक की बात सारी रामायण आपके समझ में आ गई दोस्तों। मैंने पहले समझाया आपको सिलेबस जो कि इंग्लिश में था, फिर मैंने आपको समझाया सिलेबस जो कि मैंने उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। फिर मैंने समझाया आपको कि पेपर कैसा आया है, पेपर में सवाल कहां कहां से आए हैं। अब ये देखो, ये सवाल नंबर शायद 33 है, और ये वापस दरवाजे खोल दो, ड्रामा दरवाजे खोल दो सवाल, यानी ग्रेजुएशन से स्टार्ट हो गए। इसको ऊपर वाले जो जो पैटर्न था सारा 1 से 30 तक, 32 तक, ये सारा सारा किससे लिया गया है? सेकेंडरी लेवल से लिया गया है। बल्कि जब आप नीचे भी जाओगे, जब आप वापस थोड़ा नीचे भी आओगे ना, तो लास्ट के जो सवाल दे रखे हैं, ये मीर बाकिर अली, ये भी कहाँ से? सेकेंडरी से हैं, ये इसका नस्र वाले पार्ट से हैं। तो नीचे के 30 सवाल भी हैं जो भी कहाँ से लिए गए हैं? नस्र से लिए गए हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि इनसे सवाल आते ही आते हैं। सवाल किस तरह से आए हैं वो पेपर आपको मैं दे चुका हूँ, टेलीग्राम पे, चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब पे दे चुका हूँ। तो आप वहां से आराम से एनालाइज करिए, समझिए क्या 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 पढ़ना है। और अब आते हैं किताबों के हवाले पे कि कौन सी किताब से पढ़ना है, क्या करना है। आप कहो तो किताब में मैं सारे डाल दूंगा आपके लिए, अलग से पीडीएफ प्रिंट निकालो, अगर आपका फिजिकल है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक छोटा सा अंतर, छोटा सा फर्क, जो मैं इस पूरी चैप्टर को क्लोज करने से और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई बहुत ही स्मार्ट बच्चा है और ये चाहता है कि सर ये इतना विशेष बात थोड़ी है, ये लिखा है वली दकनी की गजल 120 नंबर पेज पे है, ये तो मेरे पास किताब है और मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मैं तो खुद ही पढ़ लूंगा, तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी है इस बात की कि उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाले आज भी हैं, उर्दू ज़बान को दिल से लगाने वाला आज भी हैं। ठीक है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो अच्छी बात, अगर आप कर सकते हो तो मेरे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैं कभी जिद नहीं करता मेरा कोर्स लो, ये लो और वो लो, कोई ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। जिसका मन आए, आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको कंटेंट ऑथेंटिक लगता है, आपको चीज़ें सही लगती है, आप पढ़ें। तो 11th क्लास में वली दकनी दे रखा है आपको, यहाँ पर सिर्फ वली दकनी का जो चैप्टर है ना, सिर्फ 7 8 10 लाइन में दे रखा है। जबकि मैंने वली दकनी को पूरा डिटेल में पढ़ाया है, वली दकनी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि कहाँ से उनकी जिंदगी शुरुआत होती है, कहाँ पर खत्म होती है, क्या क्या उनके कौन से मजमूए वगैरह हैं, सभी की चीज को मैंने इंपॉर्टेंट बताया। अब आप कहेंगे सर गजल मैं खुद पढ़ लूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। 10 लाइन की कुल गजल है, 10 लाइन की कुल गजल है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और जब मीनिंग की बात आएगी तो आपको नीचे मीनिंग भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी किताब में आप मीनिंग भी यहाँ पे, अल्फाज मानी जो है वो भी यहाँ से देख सकते हैं। फिर बचा ही क्या है उसके बाद, अगर आप नीचे देखेंगे गौर करने की बात, ये बहुत जरूरी दोस्तों, गौर करने की बात ये मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं हर गजल के साथ ये गौर करने की बात जरूर लेकर आऊंगा। अब जो मैं गजलें पढ़ाऊंगा, जितनी भी जो सेकेंडरी वाली जो गजलें हैं, उनमें गौर करने की बात जो अलग से टॉपिक है, ये मैं आपको सब में मैं मेंशन करके अलग से दूंगा, क्योंकि इससे ही सवाल बन गए हैं 2 3, इससे ही सवाल आए हैं 2 3, इस वाले पेपर में आए हैं। तो मुझे लगा ये चीज भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अलग बात है कि गौर करने के बाद इतनी गौर करने की भी नहीं है, ये गौर करने के लिए है असातिज़ा के लिए जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो उन बच्चों के लिए जो वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है।
लेकिन क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको पढ़ाता हूँ, तो ये सब बातें नहीं बल्कि इससे ज्यादा 10 गुना एक्स्ट्रा बातें मैं आपको अलग से बताने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये बातें तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी आपकी याद दहानी के लिए, आपकी इंपॉर्टेंस के लिए चीज को मैंने अलग से क्या कर दिया, उसमें जोड़ दिया है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक है, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, गजल इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फंसोगे बहुत ज्यादा तो कहां फंसोगे, आप फंसोगे सिर्फ और सिर्फ, आप फंसोगे सिर्फ और सिर्फ इसके तशरीह करने में, क्योंकि शेर पढ़ना आसान है। आपने पढ़ा शराबे शौक से सरशार हैं हम, कभू बेखुद कभी होशियार हैं हम। आपने पढ़ लिया, मीनिंग निकाल लिए, करके देखो। अगर आपको तशरीह करना आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही टैलेंट की बात। अगर आप तशरीह कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आप उर्दू की बहुत अच्छी समझ रखते हैं और आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं उर्दू के, मेरी नज़र में। जो तशरीह आराम से कर लेते हैं, बहुत खुशी की बात है। हालांकि अच्छी बात है, एक तो ऐप है, मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़े नहीं हैं और पहली बार ही चैनल पे आए हैं देखने, तो दोस्त एक रेख्ता ऐप आता है, उस रेख्ता की डिक्शनरी भी आती है। तो आप जितने भी वर्ड है ना, यहाँ पे एक एक वर्ड को डालोगे ना, वहाँ पे एक एक वर्ड का आपको मीनिंग मिल जाएगा। आराम से वहां ढूंढो और आराम से पढ़ो, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे लगाना। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, बहुत तकलीफ होती है पैसा कमाने में, पाई पाई जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस पैसे के लिए ऐसे जा बजा पानी में मत बहाओ। अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है, क्वालिटी है, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप उस मेहनत करके खुद पढ़ के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जा बजा से नहीं किसी ऑनलाइन ऐप में गए, खट क्लिक करा और पैसे डाल दिए, क्या मतलब। जब खुद पढ़ सकते हैं, बाजार में 100 रुपये किताब मिल जाएगी आपको, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, आज शायद इस क्लास को जब मैं यूट्यूब पे लेके आए हूँ, तो वैसे मैं काफी दिन से सोच रहा था इस बारे में पूरा तज़किरा करने के बारे में, पर मैं कोशिश करूंगा इस पर आपको अलग से पूरा वीडियो बनाने की। पर देखो, मैं कुछ और भी आपको आज की क्लास में बता देता हूँ, शायद फिर कभी दोबारा काम पड़े ना पड़े मुझसे, या शायद बाद में यूट्यूब पे क्लास कब आए, खुदा बेहतर जानता है इन बातों को। तो एक पुलिंदा नजर आ रहा दोस्त आपको, पूरा पुलिंदा, लगभग 22 किताबें हैं शायद ना, हाँ 4-5 के अंदर पड़ी, 22-25 किताबें हैं। अगर मैं एक एक को मेंशन करने पाऊँ ना, तो अगर आपको लगता है कि गजल पढ़ना आसान है और इस गजल पढ़ने से काम हो जाएगा, तो मैं बताऊं कि जितनी भी पुलिंदे किताब ना, सारी मेरे पास जितनी भी पढ़ी हैं सारी, इसमें से एक भी किताब में इसकी तशरीह नहीं मिलेगी आपको, सिवाय मेरे चैनल के अलावा। वो अलग बात है, आप कहीं से जुगाड़ कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ऑफलाइन में पढ़ लें। अगर आप चाहें तो एक चाहते हैं कि सिलेबस जो आपने दे रखा है सर, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जो सिलेबस आपने दे रखा है सर, ये तो इतना मुश्किल भी नहीं है, सेकेंडरी का जो पूरा सिलेबस है ना, मैं खुद तैयार कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि खुद तैयार कर सकते हैं, आपको लगता है यहूदी की लड़की आगाशिर काश्मीरी आप खुद पढ़ सकते हैं, तो बेशक सेकेंडरी किताब में आपको चीजें मिल जाएंगी। आप 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, चार दो दो करके 4 किताबें हैं, चारों लेकर आओ, आपको सारा टॉपिक वहां मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो क्या, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको, हर एक अल्फाज का मानी नहीं मिलेगा आपको, एक हर अल्फाज को, हर टॉपिक को, हर चीज को इतना डिटेल में समझाने वाला नहीं मिलेगा। आप यकीन करेंगे, सिर्फ आपकी एक टॉपिक के लिए, इल्म बलागत, तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा, तजावुल, आरिफाना, आपके लिए सिर्फ एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन आपके लिए, मैंने सिर्फ इस एक लाइन के लिए, आपको लगता है कि आपके लिए सिर्फ एक लाइन है और एक लाइन पढ़ना बड़ा आसान काम है। देखिए पूरी किताब आती है सिर्फ एक लाइन को समझने के लिए, आसान नहीं होता। सिर्फ एक लाइन को आपने कहीं से पढ़ लिया, गाइड में 4 पन्ने पढ़ लिया, किसी किताब में देख लिया, किसी गाइड में देख लिया, हमें सब कुछ आता है। कुछ नहीं आता दोस्तों, तुम्हें कुछ नहीं आता। ये पूरी पूरी किताब आती है, आईना बलागत, सिर्फ एक लाइन के लिए ना। मैं और जूम कर बताता हूँ, देखो आपको एक लाइन पढ़ने के लिए, आपको सिर्फ एक ये लाइन को डिटेल में पढ़ाने के लिए मुझे कितना डीप जाना पड़ा होगा, मुझे कितना ज्यादा पढ़ना होगा, मैंने कितना ज्यादा इसके लिए सोर्सेबल काम किया होगा। और ये किताब भी नॉर्मल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से निकली है, मिर्जा मोहम्मद अस्करी साहब की किताब है, ठीक है। ये सिर्फ एक इल्म बलागत की बात कर रहा हूं, हालांकि इल्म आगे और भी है, आगे आपके इल्म बयान है, सनत वाला टॉपिक भी है। उस सनत वाली किताब के लिए ये देखिए, दरस बलागत, पाकिस्तान से ही है। कहाँ से आई है, कहाँ से आई दोस्तों, पाकिस्तान में। इसका जो पब्लिकेशन जो ऐड है, ये मकतबा इल्म इरफान है, मेन बाजार इस्लामपुरा, लाहौर, पाकिस्तान से ये पब्लिश होती किताब, आपकी सिर्फ एक लाइन पढ़ने के लिए।
ये लगभग कितने पेज की किताब है, पूरी पूरी किताब में पढ़नी होती है हवाला देने के लिए, इस चीज को ऑथेंटिक बनाने के लिए कि नहीं कल को आप एग्जाम में जाएं अटक जाएं तो बताना पड़ेगा हाँ ये 230 पेज की किताब है सर, यहाँ से चीज दी गई है। ऐसे उठा के नहीं चीज भी कुछ चीज आपको कहीं से लिया कॉपी मारा और पकड़ा दिया, ऐसा नहीं किया दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है। आप चाहें तो ये किताब मंगा सकते हैं, फन तनकीद और तनकीद निगारी, ये टॉपिक आएगा आपका। कुछ टॉपिक आपके इससे हैं, मयार अदब से हैं, कुछ टॉपिक आपके असनाफ सुखन और शहरी हैयतें शमीम अहमद की किताब से आए हैं, कुछ टॉपिक आपके इंतखाब नस्र से आए हैं, कुछ टॉपिक आपके वारदात का तो पूरा टॉपिक है, प्रेमचंद का वारदात पूरा टॉपिक है, बेवा आपका पूरा टॉपिक है, मुंशी प्रेमचंद का बेवा आपका पूरा टॉपिक है। उसके बाद तारीख अदब उर्दू, ये जितने भी शायर हैं जितने भी मुसन्निफ हैं इन सब के बारे में काफ़ी डिटेलिंग, अलीगढ़ वगैरह तारीख वगैरह सब डिटेलिंग मिलेगी। ये प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी एक ऐसी शख्सियत है आरपीएस चीजों को फॉलो करता है, उनकी किताब है दास्तान से लेकर अफसाने तक, ये किताब है वक़ार अजीम की, डिटेल में पढ़ने की किताब है। ये है आपकी शे पारे, जिसमें आपके सारे टॉपिक आपको ग्रेजुएशन वाले से निकलेंगे। मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खान, ये आपकी बागो बहार ओरिजिनल जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। ये आपकी उमराव जान अदा, ये पूरा आपका नॉवल। ये आपका अनारकली, ये आपका अन्नदाता, और ये आपका उर्दू नसर का तनकीदी मुताला। और सबसे लास्ट में जो सबसे बेहतरीन किताब मुझे आज तक किताब लगी है, इस किताब की प्राइस है लगभग 340 रुपये किताब है, दक्कन दक्कन में उर्दू, नूरुल नसीरुद्दीन हाशमी, दक्कन में उर्दू। बहुत डिटेलिंग किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है। कभी जिंदगी में कंपटीशन से फ्री हो जाओ ना जब कभी, तो डिटेल में पढ़ के देना। काफ़ी पेज भी बहुत ज़्यादा है इसमें, कितने पेज है, 1000 पेज है करीब, हाँ लगभग 900 950 पेज की किताब है, बहुत ही शानदार किताब। तो दोस्त ये सारा पुलिंदा पढ़ना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। जितना आप सोचते हो ना कि ठीक है 4 लाइनें पढ़ लिए हैं हम भी पढ़ लेंगे हम ही कर लेंगे, तो दोस्त ऐसा कुछ ही नहीं है, इतना आसान नहीं होता कुछ भी किसी काम को कर पाना। तो ये आपकी एक एक वर्ड के लिए, एक मीर बाकर अली दास्तान को एक वर्ड के लिए ना जाने कितनी कितनी किताबें पढ़ी होगी, कितने चीज़ों हवाला देखा होगा, तब जाके चीज़ें इकट्ठी की। वो अलग बात आपको लगता है सेकेंडरी में 11th क्लास में दे रखा है हम उसे पढ़ लेंगे, बहुत है पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन जब जिस तरह आपका पेपर पैटर्न आ रहा है, जिस तरह आपका डिटेलिंग में पेपर आ रहा है, गहराई से सवाल पूछे जा रहा है, तो उसके लिए आपको सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। मैं इस किताबों पर एक वीडियो बनाऊंगा और ये बताऊंगा किताबें कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती है, एक वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा वीडियो आने वाला है। आप कोशिश कीजिएगा उस वीडियो को उतना ही प्यार देने की जैसा आपने अब तक मेरे सारी वीडियो को प्यार दिया है। तो दोस्तों यहाँ करता हूँ अपनी सारी बातें खत्म, अब मैं चलता हूँ आपको क्लास की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वलीद अकनी शराब शौक से सरशार हैं हम, ये इनकी पहली गजल है और हम सारी सारी गजलें पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहले 11th क्लास की गजलें जो आपको दे रखी सिलेबस में, मैं आपको बता दूं वापस। तो पहले क्या है दोस्तों, क्लास 11th, पहले कौन सी दे रखी है आपको, क्लास 11th की गजल दे रखी है। तो पहले हम क्लास 11th की गजलें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहले कौन दे रखे हैं, वलीद अकनी दे रखे हैं, फिर मीर तकी मीर दे रखे हैं, और उसके बाद दर्द दे रखे हैं। कौन दे रखे हैं, दर्द दे रखे हैं। और सभी की क्या है दोस्तों, दो 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 गजल है, बारी बारी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं शराब शौक में सरशार हैं हम, ये वलीद अकनी की गजल नंबर कौन सी, 1। आगे बढ़ो दोस्तों, चलिए एक बार मैं आपको गजल पढ़ के सुनाऊंगा, मेरा तरीका है जो गजल को पढ़ने का, फ्लो डालने का। उसके बाद फिर हम आपको क्या करूंगा, एक एक की चीज बार मेंशन करता चलूंगा, तशरीह करता चलूंगा। चलिए पढ़े दोस्तों, बड़ी प्यारी गजल लिखी है, 5 शेर हैं इसमें सिर्फ, और एक गजल से क्या सवाल बनते हैं आइए वो भी लेके चलते हैं। शराबे शौक से सरशार हैं हम, कभू बेखुद कभी कभू होशियार हैं हम, दो रंगी सू तेरी ऐ सर्वे राना, कभू राजी कभू बेजार हैं हम, तेरे तस्खीर करने में सिरीजन, कभू नादा कभू अय्यार है हम, सनम तेरे नैन की आरजू में, कभू सालिम कभू बीमार है हम, वली वस्लो जुदाई सू सनम की, कभू सहरा कभू गुलजार है हम। ये छोटी सी गजल है जो आपको क्या करनी है, पढ़नी है। अब आते हैं कि करके, पहले आते हैं कुछ पिछले सवालों पर। सिंपल से पहला सवाल है, मैं उधर नहीं लगे सेकंड पेज पे समझा देता हूँ आपको, या समझा देते कोई बात नहीं, ग्रीन करते हैं। पहला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, गजल से, एक गजल से ये सवाल बनता है, पहला सवाल जो बनता है, क्या बात है, शायर का नाम बताओ, किसकी गजल है, कोई मिसरा दे दीजिएगा, किसकी गजल है पहले तो ये बताओ।
ये आपका पहला सवाल, आपको पता है वली दक्कनी गजल है, क्लियर। फिर बनता है आपका दूसरा सवाल, क्या बनता है दूसरा सवाल, क्या बनता है दूसरा सवाल, शेर मुकम्मल। क्या करो, शेर मुकम्मल करो भाई। एक मिसरा आपको दे दिया, दूसरा मिसरा क्या बताओ। अब एक शेर ये दे दी, शराबे शौक से सरशार है हम। अब दूसरा दे दिया, कभी बेखुद कभी होशियार है हम, कभी राजी कभी बेजार है हम। तीसरा से दिया। अब आपको ये पता लगाना है कि दूसरा मिसरा असल में कौन सा है। ज्यादातर ये सवाल बनता है, ये आपका बनता है दूसरा सवाल। फिर आते हैं तीसरा सवाल, रदीफ क्या है। इस गजल में रदीफ क्या है। रदीफ ये है इसका मक्ता, मक्ते की खासियत, मक्ते की खुसूसियत। किसी गजल का जो पहला शेर होता है खुसूसियत होती है, पहला शेर जो होता है, जो मक्ता का पहला शेर जो मतला होता है, सॉरी मतला, मक्ता लास्ट का शेर होता है, पहला शेर जो मतला होता है, मतले की खुसूसियत होती है कि उसके पहले दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो यहां पर है हम, है हम, है हम, ये सारे दोस्तों क्या है, ये सभी इसके रदीफ हैं। क्या है, रदीफ। मैं सिर्फ पहली क्लास में इतना टाइम ले रहा हूँ आपको, आगे इंशाल्लाह आने वाली क्लास जो होंगी वो 15-15 मिनट में खत्म हो जाएंगी। ये क्लास में बताना जरूरी है, सिलेबस पर जब बताना जरूरी था। दूसरा जो सवाल बनता है दोस्तों, रदीफ क्या बनता है। रदीफ जो हम आवाज जो लफ्ज होता है, सरशार, होशियार, बेजार, ये सब क्या है दोस्तों इसके, ये सब है इसके काफिये। क्या है, काफिये। ठीक है, अगले पेज पे भी अगर आप आएंगे तो ये जो अय्यार, बीमार और गुलजार, ये सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, काफिये कहलाएंगे। ये आपका क्या रहा, चौथा सवाल मान के चलिए कि चौथा आपसे पूछा जा सकता है, काफिया क्या है। अगर आप कहेंगे सर कि रदीफ काफिया पहचानना बहुत आसान है, हमें, हम है, हम है, हम, सरशार, गुलजार, नहीं दोस्तों। काफिये में भी एक वर्ड ऐसा अजीब सा आता है, जब दो वर्ड मिलाकर कई बार काफिया बनाया जाता है। वो टॉपिक कैसा होता है मैं क्लास आएगी जब बता दूंगा, इसी पर हर चीज यहाँ बताना मुनासिब भी नहीं, तक खींचना जरूरी भी नहीं, ये आपका बनता है। फिर आते हैं दोस्तों आपके पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल आपका जो बनता है दोस्तों वो है सनद। क्या है, कौन सी सनद का इसमें इस्तेमाल हुआ है, कौन सी सनद का इसमें इस्तेमाल हुआ है, सनद के बारे में बताओ। और मैं समझता हूं ये सब चीजें आप भले कहीं से निकाल भी लेते हो, आपके लिए जो सबसे बड़ा मुश्किल जो काम होता है वो है सनद निकालना। सर सनद का पता ही नहीं चलता, सनद का पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि अमूमन हम ज्यादा शेर पढ़ते नहीं है, ज्यादा अशार पढ़ते नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाते नहीं, लेकिन जब कंटिन्यूअसली हम चीजों को पढ़ते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो अपने आप सनद निकलने लग जाती है। बहुत सारे शेर की मुझे भी पहले समझ में नहीं आती थी, फिर मैं जैसे जैसे सनद के बारे में पढ़ने लगा, मैंने सनद सनद के बारे में आपको फिर बताऊं, मैं आपको भी एक दो और एक किताब अलमारी में पड़ी है, अभी शायद बाहर नहीं है, 3 मेरे पास सनद सनद के बारे में, ये दरस बलागत है, आईना बलागत है, इन दोनों में सनद के बारे में डिटेलिंग है। एक किताब और मेरे पास इल्मुल बयान के बारे में, 3 किताबें हैं सिर्फ सनद निकालने के बारे में। तो पूरी पूरी किताब पढ़ी पूरी ढंग से, ताकि एक सनद निकाल सके ढंग से। ठीक है, बहुत जरूरी था सनद के बारे में जानना। हालांकि ये भी बड़प्पन वाली बात नहीं है, मैं ये बताऊंगा सनद कम से कम 100 तरीके की होंगी। कितने तरीके की, बल्कि 100 से भी ज्यादा है, सनद 100 से भी ज्यादा है। अब 100 से ज्यादा कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक तजनीस, एक सनद है, तजनीस कौन सी है, सनद तजनीस। उस तजनीस के खुद के 10 पार्ट है, तजनीस ताम, तजनीस मुसर्रा, तजनीस मुरफ़ा, तजनीस मुहर्रिफा, उसमें भी 10-10 पार्ट है। इस तरह आप हिसाब लगाओगे ना एक एक तजनी, तो एक एक सनद में 100 से ऊपर पार्ट होंगे। लेकिन अमूमन हम खुद ही कितनी जानते हैं, वही 20-25 जानते हैं। कितनी जानते हैं, 20-25 जानते हैं, वही 20-25 जानते हैं जो अमूमन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इतना डीप हम भी नहीं जानते, मैं नहीं कहता कि 100 की 100 आती है मुझे, या 100 नहीं, मुझे 200 आती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो अलग बात है, आपसे थोड़ी ज्यादा आती है, आपसे थोड़ी सी ज्यादा आती है, कितना कि मैं आराम से निकाल सकता हूँ, मैं क्रैक कर लेता हूँ चीजों को, कहां से सनद यहाँ पे निकल जाती है। क्योंकि एक शेर में एक से ज्यादा सनद भी हो सकती है, कई बार एक शेर में एक से ज्यादा सनद का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि मुझे 20-25 जो खास खास है, हमें सिर्फ 20-25 को ही थोड़ा फोकस रखना है। जब हम बार बार उनके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना कि हाँ इस सनद का मतलब ये होता है, सनद का मतलब ये होता है, ये सनद यहाँ से क्रैक होती है, और जब हम अल्फाज मानी में हमारी पकड़ जब हो जाएगी तो हम खुद ही उसका मतलब निकालना शुरू कर देंगे। जब तक अल्फाज मानी नहीं आएंगे आपको कोई कॉन्सेप्ट आकर क्लियर नहीं होगा। अब बात करते हैं और आगे आकर, एक चीज और आगे बढ़ाएं इसमें, एक सवाल और आगे, लास्ट में सवाल क्या आएगा, कुछ अहम निकात पूछ सकता हूं मेरी भाषा में, मेरी जबान में, मैं इसको समझ सकता हूं। अहम निकात, ये एक बात अलग होती है, कई बार क्या होता है शेर में कोई स्पेशल बात भी होती है। जैसे मैं आपको नॉर्मली एक शेर पढ़ के बताता हूं, एक शेर है,
मोमिन का शेर है जिसके लिए गालिब ने अपना पूरा दीवान देने की बात कर दी थी। जी, वो शेर कुछ तरह था एकदम, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शेर का शायर उस गजल का मतलब था, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। और उसमें एक शेर आता है बीच में कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इस बात में, इस शेर में कुछ खास नहीं है, अब जो भी चीज आप निकालोगे तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी, मीनिंग निकाल सकते हैं, शरत निकाल सकते हैं। लेकिन इस शेर से जुड़ी बात क्या थी कि इस शेर को गालिब ने इतना ज्यादा पसंद किया था तो मोमिन को पूरा दीवान देने की बात कह दी थी। लेकिन बोले बाद मोमिन ने फिर भी शेर नहीं दिया था। मोमिन ने कहा शेर मैंने लिखा और मेरी ही अजमत रहेगी इससे। तो कुछ ऐसी बातें, इंटरेस्टिंग बातें होती है जो किसी ना किसी शेर में बहुत अनोखी होती है। तो आपके लिए अहम निकात आपसे पूछा जा सकता है। तो हम हर एक बात पर क्या करेंगे, नजरसानी करते चलेंगे और फिर आगे गजल को पढ़ते चलेंगे। आइए मैं आपको एक एक करके सारे गजल के शेर पढ़ा देता हूँ, काफी वीडियो लंबा हो चुका ऑलरेडी। आज एक एक करके शेर पढ़ते हैं। पहला शेर क्या है दोस्तों, पढ़िए। शराबे शौक से सर सरशार हैं हम, कभू बेखुद कभू होशियार हैं हम। अभी शेर में ये चीजें जो किताब में है वो तो ये है कि आपको दो तीन वर्ड मिल जाएंगे। अब आइए उसकी तशरीह बताते हैं और इसका तशरीह लिख कर भी लाए अलग से, वो भी पढ़ के आपको सुना दूंगा अगर आप पढ़ना चाहे तो। शराबे शौक से, शराबे शौक, शराब मतलब सिर्फ वो पीने वाली शराब नहीं। शराब का मुराद है नशा। शराब से क्या मुराद है, नशा। नशा हर चीज का हो सकता है। किसी को पैसे का नशा है, किसी की इबादत का नशा है, किसी को मोहब्बत का नशा है ना। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, आपने कोई गाना ना सुना होगा कभी, तो लोग कहते हैं मैं शराबी, गाना है। तो शराबे शौक, शराब मतलब शराब से मुराद है नशा, मस्ती में चढ़ जाना। शराबे शौक यहां से मुराद है इश्क की शराब, इश्क के नशे में मुब्तला हो जाना, इश्क के नशे में डूब जाना। से, अब आते हैं अपने खास टॉपिक पे जो आपको बताना जरूरी है। एक वर्ड है दोस्तों कभू, एक वर्ड है कभू, एक है से। क्या है, कभी पढ़ा सुना नहीं दोस्तों। ये से जो लफ्ज है ये असल में लफ्ज से। ये जो कबू है, कबू नहीं, असल में लफ्ज क्या है, कभी। तो आप कहेंगे सर जब लफ्ज कभी है तो ने कबू क्यों लिखा, शायर पागल है, शायर को आता नहीं है, शायर जानता नहीं। दोस्तों उसको ऐसा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतरूक लफ्ज। क्या बोलते हैं, मतरूक, मतरूक लफ्ज। मतरूक मतलब होता है तर्क किया गया। क्या होता है, तर्क किया गया, ऐसा लफ्ज को तर्क कर दिया गया हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे लफ्ज हैं जो पहले बोले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बदलती गई, वक्त बदलते गए, हालात बदलते गए, उन चीजों को तर्क कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया और बाद में उसकी जगह कुछ और चीज इस्तेमाल की जाने लगी। आप है ना, तो छोड़ो हिंदी में लेके नहीं जा रहा मैं। तो से के असल में मतरूक लफ्ज है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। कबू जो है मतरूक लफ्ज है। अब कबू की जगह कभी इस्तेमाल किया जाता है, से की जगह से इस्तेमाल किया जाता है। कबू, किसू, ये सारे वर्ड बहुत मिलेंगे आपको, है ना। ये सब पुराने लफ्ज हैं जो अब क्या हो गए, बंद हो गए, अपनी चलती की जगह दूसरे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहते हैं शराब शौक से, यानी महबूब की मोहब्बत के उस मस्ती में सरशार है हम। सरशार कहते हैं डूबा होना, पूरा लिप्त होना। महबूब की मोहब्बत में पूरे डूबे हुए हैं हम। कभू बेखुद कभू होशियार है हम। और कभी उस शराब की मस्ती में, उसकी मोहब्बत की कैफियत में इतना खो जाते हैं कि कभी हम बेखुद हो जाते हैं। अब ना बेसुध हो जाना, बेखुद हो जाना, बेखुद होना, एक होश उड़ जाना, इंसान के होश में ना रहना, बेखुद हो जाता हूं मैं। मीनिंग लिखे सारे यहाँ पे। से मतलब से, शराब शौक इश्क की मस्ती, सरशार मस्त होना, खुशी से मामूर होना, किसी चीज में बिल्कुल डूबा हुआ होना। कभू का मतलब है कभी, बेखुद मतलब बेखबर, मदहोश, खुद से बेगाना। और होशियार लफ्ज है होशमंद या बेदार। अब आप कहेंगे सर होशियार जो लफ्ज है वो तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, सही बात है। तो दोस्तों एक बात आपको और याद रखनी है, ये लफ्ज भी सही है, ये भी सही है। शेर व शायरी के फन में कुछ चीजों को घटा दिया जाता है, कुछ चीजों को बढ़ा दिया जाता है। अल्फाजों को, लफ्जों को क्या किया जाता है, बड़ा घटा दिया जाता है। इसको बोलते हैं तखफीफ करना। क्या क्या बोलते हैं इसको, तखफीफ करना। इसको मुखफिफ करना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुखफिफ करना, मुखफिफ करना या तखफीफ करना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तखफी, गलत हो गया, तखफीफ करना।
चीजों को बढ़ा दिया जाता है, कभी कभी घटा दिया जाता है। कभी आप सुनेंगे ना कि इंसान को नफ्स पर काबू पाना चाहिए, कभी कभी आपको शेर व शायरी मिलेगा नफ्स को नफस नफस भी पढ़ा जाता है। उसका अंदर उनका नफस गलत हो गया, वर्ड तो गलत है देखा जाए तो, ग्रामेटिकल चीजों से तो गलत है, लेकिन कवायद की नजर से तो गलत है। लेकिन शायर लोग अपनी चीजों को बहर में लाने के लिए, एक पैरामीटर में मीटर में सेट करने के लिए लफ्जों को घटा और बढ़ा दिया जाता है, वो कहलाता है तखफीफ कहलाना। ये चीज आपको पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप सुन लीजिए। तो क्या है दोस्तों, कबू बेखुद, तो तेरी मोहब्बत में इतना डूब चुका हूं कि कभी तो मैं बेखुद, कभी तो बेहोश हो जाता हूं, और कभी होशियार रहम, कभी जाग जाता हूं। यानी कुछ पता नहीं चलता, इश्क की सरमस्ती में इतना डूब चुका हूं कि कभी होश में हूं, कभी बेहोशी में हूं, कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसी कैफियत मुझ पर तारी हो चुकी है। आइए तर्जुमे इसकी लिख कर लेकर आया हूं, एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। शायर कहता है कि हम इश्क की शराब में मस्त और सरशार हैं, डूबे हुए हैं, बिल्कुल खुश मस्त हो रखे हैं। ये शराब कोई मादी शराब नहीं है, मादी ने ओरिजिनल भौतिक शराब की बात नहीं चल रही है, नहीं है, बल्कि इश्क की वो कैफियत है जो इंसान को खुद से बेगाना कर देती है। कभी हम इस इश्क में इतने मदहोश हो जाते हैं कि खुद का एहसास भी बाकी नहीं रहता, और कभी होश और खिरत की कैफियत लौट आती है, कभी होश वापस आ जाता है। खिरत कहते हैं अक्लमंद को, खिरत कहते हैं अक्लमंदी को, और कभी हमारा होश जाता रहता है, कभी वापस आ जाता है। ये तगय्युर, ये बदलाव इश्क की फितरत है। एक लम्हा सुरूर और मस्ती में गुजरता है तो दूसरा लम्हा होशमंदी में। शायर ने इंसानी दिल की वो कैफियत बयान की है जो इश्क के जेरे असर हमेशा मद्दो जजर का शिकार रहती है, उतार चढ़ाव का। गोया आशिक हमेशा मस्ती और होश के दरमियान मुअल्लक रहता है। मैंने सनद भी लिख दी है आपके लिए, सनद तजाद। अब आप कहेंगे सनद तजाद क्यों है, सनद तजाद क्यों है? क्योंकि होशियार और बेखुद एक दूसरे की क्या है दोस्तों, जिद है। क्या है? जिद है। होशियार और बेखुद एक दूसरे क्या है, जिद है। बेखुद होना मतलब बेसुध होना, बेखबर होना। होशियार होना मतलब चालाक होना। एक इंसान बेखबर है, को पता ही नहीं, इंसान चालाक, इसको सब कुछ पता है, जिसको सब कुछ पता है। तो होशियार बेखुद एक दूसरे क्या है, जिद है। इसलिए यहाँ पे क्या करे, सनद तजाद। अगला शेर देखो दोस्तों, दो रंगी सू तेरी ए सर्वे राना, कभू राजी कभी कभू बेजार है हम। तो ये बात सही है, कभू राजी। दो रंगी, दो रंगी का मतलब होता है मक्कारी, फरेब, दो अमली, दो रंग का, दो रंगी, दो रंग का। क्या बड़े यार रंग बदलता तू तो, किसी के लिए कहा जाता ना कि बड़ा रंग बदलू आदमी है, तो इंसान रंग बदल थोड़ी, इंसान है, गिरगिट थोड़ी रंग बदल लेगा। रंग बदलने से मुराद है उसकी फितरत बदल देना, आदत बदल देना, अपना तौर तरीका बदल देना। तो क्या दो रंगी सू तेरी ए सर्वे राना। सर्वे राना, ये जो एक चीज इस्तेमाल की जाती है दोस्तों शायरी में, सरु। ये सरु क्या है, एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है, एक दरख्त का नाम है जो बड़ा लंबा होता है, बड़ी लंबाई के लिए जाना जाता है, बड़ी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और शेर व शायरी में ये महबूब की कदो कामत, उसकी कद काटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सरु का जब भी नाम आए तो समझ लीजिएगा महबूब की लंबाई की बात यहाँ पर की जा रही, कदो कामत की। सर्वे राना, सरु का खूबसूरत दरख्त होता है, मुराद खुश कामत, महबूब या माशूक। और ये सर्वे राना की बात की गई है। राना एक तरह का फूल होता है। क्या होता है दोस्तों? फूल। ये दो रंग का होता है। ये फूल कैसा होता है? दो रंग का होता है। तो शायर भी कहता है कि मेरे महबूब, तू सरु की तरह तो कदकाठी वाला है, लंबा है, एकदम खूबसूरत है, और तू इस राना की तरह क्या है, दो रंग का फूल है। जैसे राना दो रंग का फूल होता है, तू भी दो रंग का है। राजी यानी खुश, मुतमईन, संतुष्ट। बेजार मतलब नाराज, दिल गिरफ्तार, नाखुश, नाराज हूं, मुतमईन नहीं हूं, क्या हूं? कबू राजी, कबू बेजार हूं। दो रंगी सू तेरी ए सर्वे राना, ए सर्वे राना मतलब ए मेरे महबूब, तेरे ये दो रंग के व्यवहार ने, तेरी दो रंगों की आदत ने, ये तेरे रंग बदलने की फितरत से कभी मैं खुश हूं और कभी क्या हूं, बेजार हूं, कभी मैं दुखी हूं। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब से चल रही है, जब से तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूं, कभी खुश रहता हूं और कभी परेशान हो जाता हूं। यानी मोहब्बत में इंसान को, जो आशिक होता है, माशूक जो होता है, कभी उसके साथ जुल्म जबर का इस्तेमाल करता है, कभी उस पर जुल्म करता है, कभी उस पर सितम ढाता है, तो कभी उसके साथ मोहब्बत से पेश आता है, कभी उस पर तवज्जो देने लग जाता है। तो शायर कहता है कि अजीब सी कैफियत मुझ पर गुजर रही है कि कभी मैं राजी हूं और कभी क्या हूं, बेजार हूं, कभी नाखुश हूं। इस सर्वे राना के बारे में लास्ट में नोट और मैं आपको अलग से बता दूंगा, किताब में जो लिखा है। शायर महबूब से शिकवा करता है कि ए नाजो अदा में बुलंद कामत महबूब, बुलंद कामत लंबी चौड़ाई वाले, तेरी दुरंगी और फरेबकारी ने हमें कभी खुश और कभी उदास कर रखा है। तेरे बदलते रवैये, कभी नर्म और कभी बेरुखी, हमारे दिल को करार नहीं लेने देते, कभी चैन में नहीं आने देते।
हम तेरे एक इशारे पर खुश हो जाते हैं और एक निगाह निगाह बेनियाजी से रंजीदा और गमजदा हो जाते हैं। ये मोहब्बत की वो कैफियत है जहां आशिक का सुकून महबूब के रवैये पर क्या है, मुनहसिर है। वली ने बड़ी नजाकत से महबूब की फरेबकारी और आशिक की बेबसी को जाहिर किया है। और दोस्तों यहाँ पर दो सनत है, सनत तजाद भी है और सनत रियायत लफ्जी भी है। रियायत लफ्जी क्या होता है, लास्ट में नोट में आपको वापस बता दूंगा। तो कभी राजी हूं और कभी बेजार हूं, यानी कभी खुश हूं और कभी दुखी का आलम है। इसका मतलब सनत कौन सी, सनत तजाद भी है। लेकिन मैंने सनत रियायत लफ्जी भी कहा है क्योंकि शायर ने महबूब को सीधे सीधे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, सर्वे राना। सर्वे राना एक पेड़ की तरह, फूल की तरह बयान किया है, वो कहलाता रियायत लफ्जी। हालांकि वो तशबीह कहता है, हमारी भाषा में तशबीह भी कह सकते हैं, लेकिन रियायत लफ्जी क्यों, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है दोस्तों, आपकी बुक में चीज अलग से मेंशन है, जो बुक में मेंशन है हमें उसी चीज पर फोकस करना है, अपनी तरफ से डेढ़ होशियारी नहीं लगानी है। तेरे तस्खीर करने में सिरीजन, कभू नादा कभू अय्यार हैं हम। तेरे तस्खीर करने में, तस्खीर कहते हैं दोस्तों काबू में करना, राम करना, इसको हम बोलेंगे वशीकरण। क्या बोलेंगे, वशीकरण। हिंदी में वशीकरण बोलते हैं, आपको याद नहीं रखना, समझना है बस। तेरे तस्खीर करने में ए सृजन, असल लफ्ज क्या है, सृजन। कहां से आया है, संस्कृत से। कहां से आया है, संस्कृत से। मैंने आपको बताया ना कि उर्दू एक ऐसी जबान है, प्यारी जबान है, कि जिसमें सभी जबानों के लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्दू एक जिंदा जबान है जो दूसरी जबानों के लफ्जों को अपने में शामिल करने की ताकत रखती है। सृजन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सृजन कहा जाता है मुराद महबूब के लिए, माशूक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज है। तो कभी नादा है, कभी भोला है, सादा दिल है, कभी अय्यार है। अय्यार कहता है चालाकी को, फरेब देने वाले को। तो शायर कहता है तेरे तस्खीर करने में सृजन, तुझे पाने के लिए जो जितनी भी मैंने तमन्नाएं की हैं, तेरे तस्खीर में, तुझे काबू करने में, तुझे मतलब महबूब के लिए, ए सृजन, ए मेरे महबूब, तुझे मैं पाना चाहता हूं। तो तुझे पाने के लिए मैं जब तेरे सामने आता हूं तो कई बार मैं ऐसा दिखाता हूं मैं बहुत नादान हूं, बहुत सीधा इंसान हूं, बहुत भोला आदमी हूं मैं, ताकि मेरे भोलेपन को देखकर तू मेरे प्यार में या मेरी गिरफ्त में आ जाए, है ना, तू भी मुझे चाहने लगे, मोहब्बत की जो कश्ती है आगे परवान चढ़ने लग जाए। और कबू अय्यार है, जब मुझे लगता है कि सीधे साधे काम से बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो मैं जमाने भर की चालाकियां लगाता हूं, बहुत सारा अय्यारियां करता हूं, बहुत सारे षड्यंत्र लगाता हूं। अय्यार मतलब होता है षड्यंत्रकारी। क्या होता है हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, षड्यंत्र, षड्यंत्रकारी ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी। तो मैं तुझे पाने के लिए कभी कभी बहुत भोला, बहुत सादा दिल बन जाता हूं, तो कभी कभी बहुत चालाक, एक षड्यंत्रकारी बन जाता हूं। मैं दिमाग लगाता हूं, इस तरह स्ट्रैटेजी बनाता हूं, किस तरह मैं तुझे अपना सकूं, हर तरह की चालाकियां अपनाता हूं। तो यहाँ पे भी सनत क्या है, तजाद है, कि इंसान कभी बहुत नादान है, बहुत भोला है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो कभी अय्यार है, बहुत ज्यादा चंट और चालाक बन जाता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, सनत तजाद है, सनत तजाद। आगे बढ़े दोस्तों। शायर कहता है कि ऐ महबूब, तुझे अपना बनाने की कोशिश में हम कभी नादान बन जाते हैं और कभी चालाक बन जाते हैं, कभी सादगी से मोहब्बत जताते हैं, कभी चालाकी से दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इश्क में इंसान के रवैये बदलते रहते हैं, कभी वो मासूम और आजिज बनता है, कभी फरेब और तदबीर से काम लेता है। वली ने यहाँ आशिक की कश्मकश और उसकी बेकरारी को खूबसूरती से बयान किया है कि महबूब को पाने की जुस्तजू में वो हजार अंदाज, हर अंदाज इख्तियार करता है, मगर महबूब फिर भी दुरुस्ती से दस्तरस से क्या है, बाहर है। दस्तरस कहते हैं पहुंच को, पकड़ को, उसकी पहुंच से क्या है, बाहर है। सनत तजाद यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। आगे बढ़े, अगला शेर देखो। सनम तेरे नैन की आरज़ू में कभू सालिम कभू बीमार है हम। सालिम का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ये मान ली कांच का है, नीचे गिर गया तो क्या होगा, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। ये टूट के बिखर गया तो कहलाएगा मुंतशिर। क्या कहलाएगा, मुंतशिर, बिखरा हुआ। और अगर इसको उठा लिया जाए, बिल्कुल सही सलामत कर लिया जाए, तो ये क्या है, हमसे पूछा जाएगा ये पेन कैसा है और ये पेन कैसा है, तो आप बोलेंगे ये वाला जो पेन है तो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, मुंतशिर है। ये पेन कैसा है, आप बोलेंगे साबुत है। हमारी भाषा में क्या होता है, साबुत है, सही है, ठाट है, ठेटो है, हैंडो है, इस तरह के सब इस्तेमाल मारवाड़ी लफ्ज बोले जाते हैं। इसको उर्दू में बोलते हैं सालिम। क्या बोलेंगे, सालिम मतलब सही सलामत, सालिम मतलब सही सलामत। तो इंसान कभी सालिम है, कभी बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, और कभी बीमार है। कभी क्या है, बीमार है। क्यों, सनम तेरे नैन की आरजू में, तेरी आंखों को देखने की आरजू में।
तेरी आंखों के दीदार की चाहत में, तेरी आंखों को देखने की तमन्ना में कभी कभी मैं इतनी ज्यादा कोशिशें कर बैठता हूं, इतनी ज्यादा तमन्नाएं कर बैठता हूं, इतनी ज्यादा आरज़ू लगाए बैठता हूं कि जब तेरी आंखों का दीदार नहीं हो पाता है तो उस ना मिलने के दीदार में, ना दीदार होने की कैफियत में मैं तड़पता मचलता हूं और उससे मैं क्या हो जाता हूं, बीमार हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं, बीमार हो जाता हूं। और जब फिर तेरी आंखें मुझे नजर आ जाती है तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है कि मेरी सारी बीमारियां चली जाती है और वापस तंदुरुस्त हो जाता हूँ, वापस क्या हो जाता हूँ, तंदुरुस्त हो जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सनतें कौन सी हैं, सनतें तजाद, सनतें तजाद है, क्योंकि बीमार और सालिम यानी तंदुरुस्त एक दूसरे की क्या है, जिद है, एक दूसरे की क्या है, जिद है। सनम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सनम मतलब होता है बुत, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूर्ति। क्या बोलते हैं, मूर्ति। क्या बोलते हैं, मूर्ति। लेकिन असल में सनम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माशूक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंसान मोहब्बत करता है। नैन मतलब आंखें, इसको नैन भी पढ़ सकते हैं, नयन भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में दोनों चीज चलती है। आरजू, ख्वाहिश, तमन्ना, इच्छा, वांटिंग। सालिम मतलब होता है तंदुरुस्त। एक होता है सलाम, सलाम मतलब सलामती, यहां है सालिम, सालिम मतलब होता है तंदुरुस्त, सही सलामत। बीमार यानी मरीज यानी कमजोर। आइए तशरीह देखते हैं। शायर महबूब से खिताब करते हुए कहता है कि ऐ महबूब, तेरी आंखों के दीदार की आरज़ू में कभी हम सेहतमंद और कभी बीमार रहते हैं। कभी तेरी एक झलक दिल को जिंदगी बख्श देती है और कभी तेरी जुदाई हमें क्या कर देती है, बीमार कर देती है। आशिक की कैफियत महबूब की निगाहों के ताबे है। दीदार हो तो जिंदगी है, दीदार हो तो जिंदगी है और फिराक में दिल मुरझा जाता है। वली ने इश्क की लतीफ अजियत और महबूब की नैन नैन यानी आंखों की तासीर को निहायत दिलकश अंदाज में क्या किया है, बयान किया है। यहाँ पर सोच तो सनत कौन सी है, सनत तजाद। लतीफ अजियत, अजियत कहते हैं दुख को, परेशानी को, जो अजियत कहते हैं जिससे सही में जिस्म पर तकलीफ होने लगे वो कहलाती अजियत। क्या कहलाती है, अजियत। चलिए अगला शेर देखते हैं। वली वस्लो जुदाई सू सनम की, कभू सहरा कभू गुलजार हैं हम। सहरा और गुलजार एक दूसरे की क्या है, जिद है। इसका मतलब क्या है, सनत तजाद। क्या है, तजाद। वली वस्लो जुदाई सू सनम की, जुदाई और वस्ल एक दूसरे की क्या है, जिद है। ये भी क्या है, जिद है। तो दोनों तरफ से सनत तजाद यहाँ पे बैठ रही है, हर एंगल से, हर एंगल से। वली दगनी अपने आप को कह रहे हैं कि वली वस्ल और जुदाई सू सनम की। वस्ल कहते हैं मुलाकात को, मिलने को, और जुदाई कहते हैं फिराक को, किसी से अलग होने को, दूरी को। अरे मेरा महबूब, तेरी मोहब्बत में कभी मिलन होता है, कभी मुलाकात होती है और कभी जुदाई होती है। मोहब्बत में दो ही चीज होती है, कभी मुलाकात होती है, कभी जुदाई होती है। इस मुलाकात और जुदाई के सिलसिले में क्या होता है, कभी मैं सहरा हूं और कभी गुलजार हूं। यानी जब तुझसे दूर होता हूं तो मेरी जिंदगी की कैफियत ऐसी हो जाती है जैसे मैं कोई सहरा हूं। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, सहरा कहते हैं जंगल को, वीरान को, बयाबान को। तो जब तू नहीं होती है, जब तुझसे जुदाई होती है तो मेरी कैफियत ऐसी हो जाती है जैसे मैं कोई उजड़ा हुआ वीरान रेगिस्तान हूं, मैं उजड़ चुका हूं, कोई वीरान जंगल हूं। लेकिन जब तुझसे मुलाकात होती है तो जिंदगी में खुशी आ जाती है, मानो किसी गुलजार में, किसी बाग में 100 तरह की रौनकें आ जाती है। ऐसी मेरी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। तो तुझसे मिलने और जुदाई के जो सिलसिला चलता है, मेरी जिंदगी कभी वीरान और कभी कभी रेगिस्तान और कभी जंगल बन जाती है, तो कभी एक बाग बन जाती है जिसमें खुशहाली हुआ करती है। मीनिंग देखिए, वस्ल मुलाकात, मिलन और मिलाप। जुदाई मतलब फिराक या दूरी। सनम महबूब के लिए, बुत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहरा इस्तेमाल किया जाता है रेगिस्तान के लिए, बयाबान के लिए, वीराने के लिए, वीरानियों के लिए, अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। गुलजार मतलब बाग, चमन, जहां पर हजारों फूल हो, खुशियां हो। आइए लास्ट के शेर की तशरीह पढ़ते हैं। शायर कहता है कि है महबूब, तेरी मुलाकात और जुदाई ने हमारी जिंदगी को कभी सहरा और कभी गुलजार बना दिया है। जब तेरी कुर्बत मैसर आती है, कुर्बत तेरी करीबी मिलती है, मैसर आती उपलब्ध होती है, तो दिल बागो बहार हो जाता है। गोया जिंदगी एक गुलजार बन गई है, एक जिंदगी हसीन बाग बन गई है। मगर जब जुदाई आती है, लेकिन जब तू दूर चली जाती है तो सब कुछ वीरान हो जाता है, जैसे सहरा की तन्हाई, जैसे रेगिस्तान में इंसान अकेला होता है। ये शेर इश्क के कमाल एहसास को जाहिर करता है, जहां आशिक का दिल महबूब के दीदार से आबाद है और फिराक से क्या हो जाता है, वीरान होता है। वली ने वस्ल और हिज्र की कैफियत को फितरत की दो तस्वीरों सहरा और गुलजार से निहायत खूबसूरती से क्या की है, तशबीह दी है। सनत तजाद यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी और सनत तशबीह भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि शायर ने दोनों ही एंगल से बात को क्या किया है, बयान किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी गजल होती है कंप्लीट, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी,
गौर करने की बात, ये आपकी किताब में लिखा है तो मैंने आपको ऐड किया है कि पिछली बार सवाल इससे आया है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं काफी चीजों को लेकर, शेर की तशरीह ऐसी क्यों है, इसका मतलब ऐसा क्यों है, ये चीजें किताबों से ली जाती है। तो आपको इस पे भी क्या करना है, एक बार गौर करना, हम सिर्फ पढ़ेंगे इसको समझने के लिए क्या चीज है। दक्कनी कोई अलग जबान नहीं है, बल्कि उर्दू, ये उर्दू की ही एक पुरानी शक्ल है। पहले, बहुत पहले शुमाली हिंद में भी इससे मिलती जुलती जबान बोली जाती थी। वक्त के साथ साथ जबान में तब्दीली आती गई और आज दक्कनी और शुमाली हिंद की उर्दू में अच्छा खासा फर्क है। वली का कमाल यह है कि उन्होंने कदीम उर्दू यानी दक्कनी और मीर और सौदा की उर्दू यानी दहलवी उर्दू के दरमियान एक खूबसूरत रब्त पैदा किया है। वली की जबान में एक तरह की मिठास पाई जाती है जो हिंदी और फारसी के अल्फाज के तनासुब और तवाजुन के साथ इस्तेमाल करने से पैदा हुई है। उन्होंने ठेठ दक्कनी जबान का इस्तेमाल भी कम किया है, ज्यादा नहीं किया है, कम किया है। बिल्कुल दक्कन की जो प्रॉपर लैंग्वेज है, जो असल में दक्कनी बोली जाती है, उसका इस्तेमाल वली दक्कनी ने कम ही किया है। ये बात आपको एक नॉर्मल तौर पर याद रखनी है। असल में आपसे पूछा जाता है वली दक्कनी जो दक्कनी इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो पूरी दक्कनी है? नहीं नहीं, वो पूरी दक्कनी नहीं है, उसमें थोड़ी दक्कनी थोड़ी शुमाली हिंद का, दोनों का मिला जुला मिश्रण है। ठीक है, अब बात एक सवाल आपका आखिरी, ये चीज मैंने अलग से लिखी है। एक शेर आपके गजल में दे रखा है, दो रंगी सू तेरा तेरी ए सर्वे राना, कबू राजी कबू बेजार हैं हम। अब ये सवाल आपका आया था कब? 2025 में। कब आया था? 2025 में पूछा गया था। सनत कौन सी है? मैं आपको कहूंगा सनत तजाद है। बिल्कुल, राजी और बेजार एक दूसरे में जिद भी है, लेकिन एक चीज स्पेशल मेंशन किताब में दे रखा है, नोट डालकर, गजल के दूसरे शेर में दो रंगी की रियायत, दो रंगी की रियायत से माशूक को सर्वे राना कहा गया है। माशूक को क्या कहा गया? सर्वे राना, यानी एक ऐसा दरख्त लंबाई से अच्छा हो, खूबसूरत हो। और राना एक फूल का नाम है, राना एक फूल का नाम है जिसमें दो रंग होते हैं, वो अंदर से सुर्ख होता है और बाहर से जर्द होता है। यानी अंदर से कैसा होता है? लाल होता है, और बाहर से जर्द यानी कैसा होता है? पीला होता है। तो शायर कहता है कि जिस तरह राना का फूल है जो लाल और पीला होता है, कभी आधा पीला आधा लाल नजर आता है, ऐ मेरे महबूब तेरे भी दो रंग हैं, तेरे भी क्या है? दो रंग हैं। और इन दो रंगों की वजह से मेरा दिल कभी राजी हो जाता है और कभी क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, कभी मायूस हो जाता है। तो जब किताब में मेंशन किया गया है नोट डालकर कि यहाँ पे रियायत है, क्या है? रियायत है, तो दोस्तों इसका जवाब रियायत लफ्जी ही होगा, तजाद क्यों होगा? तजाद भी हो सकता है, आप चाहे तो रिट लगाएं, आप चाहे तो मन आपको लगाएं, लेकिन तजाद भी हो सकता है क्योंकि राजी और बेजार एक दूसरे की जिद है। लेकिन जब किताब में स्पेशल नोट डाल के कोई बात बताई गई कि शेर में रियायत है, तो आप अपनी कहां से चलाएंगे? एनसीईआरटी से बढ़ के तो नहीं, आप एनसीईआरटी से बढ़ के तो नहीं है ना। एनसीईआरटी आपका क्या है दोस्तों? लास्ट ऑप्शन है, आप इससे ऊपर कभी नहीं जा सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, भी थोड़ी देर पहले सवाल किसी स्टूडेंट ने किया था कि सर डिप्टी नजीर अहमद के बारे में, शायद 3rd ग्रेड का सवाल था, कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों क्या है? 1831 है। किसमें? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो डेट ऑफ बर्थ है 1831 है। लेकिन ऑथेंटिक सोर्स जितने भी हैं, आप जितनी भी किताबें देखोगे, चाहे गूगल पे जाओ, चाहे रेख्ता पे जाओ, जहां भी जाओ, जितनी भी किताबें चेक करोगे, हर जगह आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या मिलेगी? 1836 ही मिलेगी। लेकिन एनसीईआरटी के लिए 1831 है। हो सकता है मिसप्रिंट हो सकता है गलत टाइप हो, ऐसा भी तो हो सकता है। एनसीईआरटी में भी टाइप ही करते हैं, इंसान टाइप करता है, एनसीईआरटी ऊपर से थोड़ी अवतरित हुई है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आए तो आपको एनसीईआरटी ही माननी है, आपको नहीं मानना 1836 है। एनसीईआरटी में लिखा है क्लास 9th में 1831, वही आपको सही माननी है। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अच्छे वाले दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, उम्मीद करता हूँ ये वली दक्कनी वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मानता हूँ टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, बहुत लंबा हो गया है, मैं मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपको इस सिलेबस को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये गजल हमने क्यों पढ़ी? क्योंकि नेक्स्ट अब जो गजल आएगी उसमें 5-5 शेर है, 15-15 मिनट की हो जाएगी, क्लास आपकी खत्म हो जाएगी सारी। लेकिन जो बातें बताने की थी वो बताना यहाँ पर जरूरी था, और यही कारण था कि क्लास यूट्यूब पर बताएगी ताकि बाकी स्टूडेंट को, बाकी कैंडिडेट को भी अच्छी तरह से बात समझ में आ सके। तो हमारे ऐप पे स्पेशल क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि हर एक चीज की आपको तशरीह बड़ी डिटेल में मिलेगी, और जो इंपॉर्टेंट अहम निकात है वो भी आपको एक्स्ट्रा ऐप में मिल जाते हैं। इसलिए ऐप में क्लास लेना आपके लिए बेहतर है। आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, शानदार गजल के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।